26 दिसंबर 2004 का दिन, जब अफ्रीका के सोमालिया और केन्या जैसे देशों में बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक अचानक से उखड़ने लगे, या फिर यूं कहें कि पूरे के पूरे पोर्ट ही तबाह हो गए। वहां मौजूद सभी गाड़ियां और नावें पानी के नीचे समा गईं। पता है क्यों? क्योंकि आ चुकी थी इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी। वैसे तो ये सुनामी अफ्रीका से 8,500 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के वेस्टर्न कोस्ट पर आई थी और अफ्रीका में तो बस उसका झटका देखने को मिला था। मगर आप सोचकर देखो, जब अफ्रीका का यह हाल था तो इंडोनेशिया का क्या हाल हुआ होगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अफ्रीका में कई मीटर ऊंची सुनामी आई थी और उसमें ही इतना भयंकर नुकसान हुआ था, जबकि इंडोनेशिया में 8 से 10 मीटर ऊंची सुनामी आई थी। यह कितनी ज्यादा ऊंची होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसका आकार 3 स्टोरी बिल्डिंग से भी ज्यादा होता है। उस सुनामी की भयावहता ही इतनी खतरनाक थी कि ज्यादातर लोगों को तो सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। जो जहां था वहीं का वहीं रह गया और फिर कभी उन्हें होश तक नहीं आया, और अगर किसी को होश आया भी तो चारों ओर बस पानी और लाशों का ढेर था। इस सुनामी का असर केवल इंडोनेशिया या अफ्रीका ही नहीं बल्कि 12 और देशों पर भी देखने को मिला था। मगर सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के पीछे आखिर वजह क्या थी? वास्तव में यह सब रिंग ऑफ फायर का नतीजा था। दरअसल पूरा इंडो पैसिफिक रीजन एक ऐसी जगह है जहां रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन मौजूद है। अगर रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन की बात करें तो यह वह एरिया है जहां पर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं, जिसका नतीजा हमें भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी के रूप में देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल एरिया है जहां कई सारे वॉल्केनिक होल्स देखने को मिलते हैं। मगर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि 2004 वाला हादसा फिर से हो सकता है। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि मेडिटेरेनियन सी में एक सबडक्शन जोन फिर से एक्टिवेट हो गया है, जो 1 या 2 नहीं बल्कि 3 कॉन्टिनेंट को प्रभावित कर सकता है। इसकी चपेट में दुनिया के 21 से ज्यादा देश आएंगे। इसमें कितना सच है ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर यह कितना भयानक होगा इसे आप इस बात से समझ सकते हो कि 40 से ज्यादा शहरों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि यह सबडक्शन जोन एक ऐसी जगह पर है जहां हर 100 साल में एक खतरनाक सुनामी आती ही आती है। पिछली सेंचुरी से लेकर अब तक यहां पहले ही 4 बड़ी सुनामी आ चुकी हैं जिन्होंने भयंकर तबाही मचाई थी। क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां सुनामी सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। यह एक लैंडलॉक्ड एरिया है जहां से सुनामी की लहरों को किनारे तक पहुंचने में कुछ ही मिनट लगते हैं। इनफैक्ट पिछली बार जब इस एरिया में सुनामी आई थी तब किसी को कुछ भी करने का मौका तक नहीं मिला था। यह सब कुछ कितनी जल्दी हुआ था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि एक तरफ रेडियो पर सुनामी के आने की चेतावनी दी जा रही थी और दूसरी तरफ वही रेडियो इंसानों के साथ पानी में बहते नजर आ रहे थे। तभी तो इतिहास के मोस्ट हॉरिफिक डिजास्टर्स की बात हो और 26 दिसंबर 2004 का जिक्र ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि 26 दिसंबर 2004 ही वह दिन था जब दुनिया ने एक ऐसी प्राकृतिक आपदा देखी जिसने लगभग 2,50,000 लोगों की जान ले ली थी और 1 या 2 नहीं बल्कि कई देशों में तबाही मचाई थी। मगर सवाल यह है कि आखिर यह सुनामी आई ही क्यों थी? आखिर क्या था वो रीजन जिसने हिंद महासागर में हलचल मचाकर ह्यूज वेव्स को जन्म दिया था, जिसने इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, सोमालिया और अदर कंट्रीज को अपनी चपेट में ले लिया था? ये डिजास्टर केवल जान माल के नुकसान तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने लाखों लोगों को बेघर कर पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। साथ ही सोशली एंड साइकोलॉजिकली भी क्रिटिकल इम्पैक्ट डाले थे। 2004 में आई इस भयंकर सुनामी के बारे में जानने से पहले बात करते हैं सुनामी की। आखिर सुनामी होती क्या है और यह क्यों आती है? सुनामी की बात की जाए तो यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह की लहर। मगर यह लहर कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि दिल दहला देने वाली, अर्थव्यवस्थाओं को मिटाने वाली और सब कुछ तबाह कर देने वाली होती है। यह समुद्र के भीतर से आने वाला अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस और लैंडस्लाइड्स के कारण पैदा होने वाली ह्यूज वेव्स होती हैं। असल में जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो समुद्र तल में एक बड़ा सा बदलाव होता है जिससे पानी की एक ह्यूज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो जाती है। यह पानी हाई स्पीड से किनारों की ओर बढ़ने लगता है और जब यह जाकर कोस्ट से टकराता है तो कुछ ऐसा होता है जो किसी को भी नहीं छोड़ता, और यह कब डिस्ट्रक्टिव रूप ले लेता है पता भी नहीं चलता। 2004 में आई सुनामी की बात की जाए तो इसके लिए जिम्मेदार था समुद्र में आया भूकंप।
वास्तव में यहाँ 9.1 से लेकर 9.3 तीव्रता का एक भयंकर भूकंप रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया गया था, जिसका जेनेसिस सेंटर इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के पास मौजूद समुद्र में था। धीरे धीरे यह भूकंप हिंद महासागर में समुद्र तल से लेकर कई किलोमीटर नीचे तक पहुंच गया। इस भूकंप को 2004 सुमात्रा अंडमान भूकंप कहा जाता है। मगर सवाल यह है कि आखिर यह भूकंप क्यों आया था। वह अगर भूकंप की बात की जाए तो इसके लिए दो कारण जिम्मेदार होते हैं। पहला कारण होती है मदर नेचर, जिसे कोई नहीं रोक सकता, और दूसरा कारण होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। लेकिन 2004 के इस अर्थक्वेक के लिए इंसान नहीं बल्कि प्रकृति ही जिम्मेदार थी। दरअसल यह अर्थक्वेक भारतीय और बर्मा या सुंडा टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने की वजह से आया था। असल में भारतीय प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रही थी और अचानक बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। इस टकराव के कारण एक बहुत बड़ी एनर्जी जनरेटेड हुई, जिसने समुद्र के पानी को हिलाकर रख दिया और यह ऊंची ऊंची लहरों में कन्वर्टेड हो गई, जिसने इस टेरिबल सुनामी को जन्म दिया। दरअसल ये लहरें बाद में सुनामी में बदल गई। यह कितनी भयंकर थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस भूकंप की अवधि लगभग 10 मिनट तक थी, जो इसे इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले भूकंपों में से एक बनाती है। 10 मिनट सुनकर आपको लग सकता है कितने समय में भला कितना ही नुकसान हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भूकंप 10 मिनट तक आया था, लेकिन सुनामी से हुई तबाही काफी टाइम तक जारी रही थी। इस डेवास्टिंग सुनामी ने 14 से ज्यादा देशों में तबाही मचाई थी। इसकी लहरें 30 मीटर यानी लगभग 98 फीट तक ऊंची थीं, जिसने इसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को पार करते हुए दूर दूर तक फैलने की शक्ति दे दी थी। चलो अब बात करते हैं इस सुनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश की, जिसमें पहले नंबर पर आता है इंडोनेशिया। दरअसल इस सुनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश इंडोनेशिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस भूकंप का केंद्र सुमात्रा द्वीप के पास ही था, जिससे यहाँ सबसे भयंकर तबाही हुई, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इसके कई तटीय क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इसके अलावा लाखों लोग बेघर हो गए और हजारों लोग लापता हो गए। नंबर 2 पर आता है श्रीलंका। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी इस सुनामी से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि 35,000 लोग मारे गए थे। श्रीलंका की जनसंख्या को देखते हुए यह एक भयावह आपदा थी। यहाँ के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मची, जिससे इस देश को कई सालों तक फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ा। इसके अलावा भारत में भी यह सुनामी बेहद घातक सिद्ध हुई। यहाँ 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा नुकसान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। कई द्वीपों का जियोग्राफिक फॉर्मेट ही बदल गया। इसके अलावा थाईलैंड में भी इस सुनामी ने खतरनाक तबाही मचाई थी। यहाँ 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह थाईलैंड के टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी मुख्य रूप से टूरिज्म पर डिपेंडेंट थी। इसकी अदर अफेक्टेड कंट्रीज भी थे, जैसे सोमालिया और मालदीव जैसे देशों में भी इस सुनामी ने तबाही मचाई। अफ्रीकी देशों तक इसकी लहरें पहुंची, जिससे सोमालिया में भी कई लोगों की मौत हुई। इनफैक्ट मालदीव की राजधानी माली तो मोस्टली डूब गई थी। और अगर सुनामी के प्रभाव की बात की जाए तो इसके कई सारे प्रभाव पड़े थे, जिसमें पहले नंबर पर आता है इसका ह्यूमन इम्पैक्ट। दरअसल इस सुनामी से कुल 2,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लाखों लोग बेघर हो गए और हजारों बच्चे अनाथ हो गए। साथ ही इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखने को मिला। यही नहीं, अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप समुद्र में डूब गए थे और कुछ आइलैंड की जियोग्राफिकल लोकेशन पूरी तरह से बदल गई थी। यही नहीं, समुद्री पानी खेतों में भर गया, जिससे खेती पर गंभीर असर पड़ा, क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, जो उपजाऊ जमीन के लिए किसी जहर से कम नहीं होता। इसके अलावा इसका आर्थिक प्रभाव भी कम नहीं था। कई सारे आर्थिक क्षेत्र में इसका क्रिटिकल इम्पैक्ट देखने को मिला, चाहे फिर वह फिशिंग हो, टूरिज्म हो या ट्रेड, इन सब पर भारी असर पड़ा। यही नहीं, कुछ स्पेशलिस्ट का तो यहाँ तक मानना है कि इससे प्रभावित देशों की अर्थव्यवस्था 10 साल तक प्रभावित रही। इस तरह क्लियर है कि 2004 की सुनामी इतिहास की सबसे डेडली नेचुरल डिजास्टर्स में से एक थी, जिसने न सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी लंबे समय तक संकट में डाल दिया था। यही नहीं, कई देशों की इकोनॉमी तो पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। मगर अब सवाल यह उठता है कि दुनिया ने इतना बड़ा डिजास्टर देखा, तो क्या हमने इस डिजास्टर से कुछ सीखा, या हम अभी भी वैसे के वैसे ही बने रहे हैं? तो बताना चाहेंगे कि इस सुनामी से वैज्ञानिकों और सरकार ने काफी बड़ा सबक लिया है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है सुनामी वार्निंग सिस्टम।
एक्चुअल में इस आपदा के बाद हिंद महासागर में सुनामी वार्निंग सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की जल्दी से पहचान हो सके और इस सुनामी वाले एरिया में मौजूद लोगों को सेफ प्लेसेस पर शिफ्ट किया जा सके और आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके, क्योंकि सुनामी एक ऐसी आपदा है जिसे आप रोक नहीं सकते, मगर हाँ, इसके प्रभाव को कुछ कम जरूर किया जा सकता है। वैसे सुनामी वार्निंग सिस्टम के अलावा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में भी सुधार किया गया। दरअसल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने डिजास्टर मैनेजमेंट को और भी बेहतर बनाया है। इसके अलावा अब भारत सहित कई देशों ने अब सुनामी फोरकास्टिंग सिस्टम विकसित कर लिया है, जिससे शिक्षा और जागरूकता भी बढ़ी है। इनफैक्ट रिलेटेड कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को सुनामी सिग्नल्स के बारे में एजुकेट किया जा रहा है। तभी तो अब अगर समुद्र अचानक पीछे हट जाए तो लोग तुरंत ही ऊंचाई की ओर भागने लगते हैं। वैसे तो यह सुनामी बहुत बड़ा ब्लंडर थी, मगर इससे एक ऐसी कहानी भी जुड़ी हुई है जो आपको भी इंस्पायर कर देगी। दरअसल यहाँ एक 10 साल की लड़की ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। एक्चुअल में ब्रिटेन की एक 10 साल की लड़की थाईलैंड के तट पर मौजूद थी, मगर उसने तभी देखा कि समुद्र पीछे हट रहा है। जैसे ही उसने इस घटना को देखा तो अचानक ही उसके दिमाग में कुछ क्लिक हो गया। यह कुछ और नहीं बल्कि उसका जियोग्राफी का एक लेक्चर था। बस फिर क्या था, उसने लोगों को तुरंत अवेयर कर दिया, जिससे कई लोगों की जान बच गई। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि 10 साल की लड़की को सुनामी के बारे में इतना कैसे पता था। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही अपने जियोग्राफी के लेक्चर में यह पढ़ा था कि अगर समुद्र अचानक से पीछे हटने लगे तो यह सुनामी का संकेत हो सकता है। फिर लोगों ने उसकी बात मानी और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। मगर चाहे जो भी हो, 2004 की सुनामी इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। इसने हमें यह सिखाया कि प्रकृति के सामने हम कितने हेल्पलेस हो सकते हैं, मगर साथ ही ये भी सिखा कर गई कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन से हम फ्यूचर में ऐसी ट्रेजेडीज के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये इवेंट एक चेतावनी भी थी कि हमें अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को और भी मजबूत बनाना होगा ताकि हम आने वाली जनरेशंस को सुरक्षित रख सकें। तभी तो आज भी 26 दिसंबर आते ही यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें नेचर के किसी भी हमले के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।